it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life and I'm really sorry ये वीडियो काफी टाइम के बाद आ रही है लेकिन let me tell you that this video is going to be the best video of my channel till now. आज की वीडियो में हम करेंगे क्या वो मैं आपको कुछ सेकंड्स में बताती हूँ. उससे पहले लेट मी टेल यू कि ये वीडियो प्लान आउट करने में आई हैव टेकन लाइक मोर देन अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो सबसे पहले प्लानिंग की कि ऐसी वीडियो बनानी है, कैसे करना है, स्क्रिप्टिंग एवरीथिंग एंड लेट मी आई एश्योर यू दैट ये वीडियो बेस्ट वीडियो होगी. और अगर ये वीडियो आपने अपने बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले देख ली एंड आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम बिकॉज आज की वीडियो में वन शॉट में आईसीएसई मैथमेटिक्स का क्रक्स दूंगी 2025 के सिलेबस के हिसाब से, राइट. वन शॉट में क्रक्स दूंगी का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल. हमारे सिलेबस में अगर मैं लमसम जौन सी भी बुक मेजर स्कूल्स में चलती है दैट इज सेलिना, उसके हिसाब से देखो तो वी हैव 25 चैप्टर्स हमारी बुक में, ठीक है. तो उन 25 के 25 चैप्टर्स को आज हम यहाँ पे 1 घंटे में कवर करने वाले हैं. अब तुम कहो कि 1 घंटे में कैसे कवर करोगे, इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इतना सब कुछ है. लीव दैट टू मी. हम एक एक क्वेश्चन ट्राई तो नहीं कर सकते हैं और वो भी मेरे को भी पता है कि अगर तुम ये एंड क्रक्स वीडियो देखने आ रहे हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम ऑब्वियसली, राइट. तुमने प्रैक्टिस कर लिए. दिस इज द लास्ट मिनट रिवीजन क्योंकि मैथ्स के पेपर से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या चीज रिवाइज करे क्या ना रिवाइज करे, बिकॉज वैसे तो हमें मैथ्स में क्वेश्चंस लगाने होते हैं, सैंपल पेपर्स हम पहले लगा चुके होते हैं, बुक्स हमने सॉल्व कर ली होती है, लेकिन हमें एंड में समझ नहीं आता है कि जो पेपर से एक दिन रात पहले वाला जो बहुत ज्यादा मोस्ट क्रूशियल टाइम है उसमें हमें क्या चीज रिवाइज करनी चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, राइट. तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है दोज हु वांट टू रिवाइज होल क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में साथ साथ में मिलेगी. इस वीडियो के नोट्स जो कि मैंने प्रॉपर बना के रखे हैं, एक होते हैं ब्लैक बोर्ड नोट्स जो मैं साथ साथ में आपको दिखाऊंगी, बट वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना ये सब कुछ करना अगर डिफिकल्ट लगता है, ऑब्वियसली लगेगा, तो आई हैव क्रिएटेड दीज स्पेशल नोट्स so you can get these on my WhatsApp channel. मैं ट्राई करूंगी अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया मैं गूगल ड्राइव के नीचे फाइल डाल दूंगी, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. अगर बाय चांस नहीं होता आई जस्ट लिंक डाउन माय WhatsApp चैनल, वहां से जाके डायरेक्टली आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट. ठीक है. वन शॉट मैथमेटिक्स क्रक्स. अब 25 चैप्टर्स है, 25 के 25 मैं चैप्टर नंबर्स डालूंगी ऑब्वियसली, बट 25 चैप्टर नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 चैप्टर्स हैं, फॉर्मूलाज वही है, चैप्टर 2 है, नाम अलग अलग है. वैसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी सेम तरीके का ही चैप्टर है, सर्कल और टेंजेंट्स को मैंने एक यूनिट माना है. तो ऐसे करके आई हैव 21 चैप्टर्स है. सिलेबस आपका सारा कंप्लीट होगा, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला चैप्टर है जीएसटी, राइट. जीएसटी बच्चे छोड़ जाते हैं कि बहुत इजी चैप्टर है, क्या करना है ऑन द स्पॉट देखा जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट यू कि ज्यादा नहीं तो 4 से 5 सम जीएसटी के लगा के जाओ क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है, इसकी मार्किंग स्कीम आप कह लो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार में. तो ये ऑलमोस्ट फ्री के 4 से 5 नंबर है अगर मैं कहूँ जीएसटी में, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें सिर्फ परसेंटेज वगैरह लगा के अपना निकालना है काम, ठीक है. तो इजीएस्ट चैप्टर है, इससे एटलीस्ट ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, इसकी वेटेज भी ज्यादा है प्लस क्वेश्चंस भी इजी हैं, तो इन्हें प्लीज मत छोड़ के जाइएगा. अब जीएसटी के बारे में बात करते हैं. जीएसटी में जो मेजर कंफ्यूजन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या होता है. सेलिंग प्राइस अगर तो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आपको मिलेगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट, और अगर कोई बंदा प्रॉफिट करके कमा रहा है तो दैट विल बी एमआरपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है. तो दिस विल बी द सेलिंग प्राइस. और जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी जो भी लगाएंगे दैट विल बी ऑन द सेलिंग प्राइस ओनली, एमआरपी पे कोई भी जीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाएगा. अब यहाँ पे 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रा स्टेट में सेम स्टेट में चीज ट्रांसफर हो रही है. अगर मैं कहूँ हरियाणा से हरियाणा की ही कोई डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है दैट इज इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट.
जबकि इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, लाइक हरियाणा से पंजाब कोई चीज आई है तो डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इंटर स्टेट वाला है, यहाँ पे जो भी जीएसटी का रेट होता है वो आईजीएसटी के बराबर हो जाता है, दैट इज एक्स। लेकिन ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आईजीएसटी के क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। इंटर स्टेट की बात करें, इंट्रा स्टेट की बात करें, इंट्रा स्टेट में जो भी जीएसटी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है सीजीएसटी, एक हो जाती है एसजीएसटी। अब काफी बच्चों को इसका नाम फुल फॉर्म नहीं पता होती एंड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज सेंटर जीएसटी, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंटर मतलब जो हमारी ओवरऑल गवर्नमेंट है उसे जाएगा, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी जीएसटी है वो डिवाइड हो जाती है, मतलब अगर टोटल जीएसटी x थी तो यहाँ पे x/2 और x/2 जीएसटी आपकी लगेगी। चौथी चीज जो आपको बुक में दी हुई है दैट इज इनपुट टैक्स इनपुट क्रेडिट, वो भी सिलेबस में नहीं है, बट दोज हु वांट टू नो इनपुट क्रेडिट ये सिर्फ हम बिजनेस के टाइम पे यूज करते हैं, जब भी हम बिजनेस वाली कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होगा, मतलब जितने भी आपने बेचा उस पे टैक्स, ऐसे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को माइनस करके आपको इनपुट क्रेडिट या टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या इसको आप कह सकते हो टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस। जितने भी आपने बेचा उस पे कितना आपने टैक्स लगा के बेचा और जिस पे आपने खरीदा था उस पे कितना टैक्स लगाया, तो टैक्स ऑन एसपी माइनस टैक्स ऑन सीपी। विद दिस जीएसटी चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग है, 3 फॉर्मूले हैं पूरी गिनती के पूरे चैप्टर में, इजीएस्ट चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर। सबसे पहला एक तो बात रखो याद, आरडी अकाउंट मींस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट मींस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले भी नहीं है 2 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, तो मेक श्योर यू लर्न देम। सबसे पहला है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, जितने भी पैसे दे रहे हो कितने टाइम के लिए दे रहे हो, n इंटू n+1 अपॉन जो भी है तुम्हारा रेट है अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, जहाँ पे mi इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, n इज द नंबर ऑफ मंथ्स, टाइम मंथ्स में लेना है, एंड n+r मतलब टाइम जितना भी मंथ्स है उसमें एक प्लस करो, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है MV, MV इज मेच्योरिटी वैल्यू, MV का फॉर्मूला रहेगा MI मंथली इंस्टॉलमेंट जितने टाइम के लिए दिया, जैसे हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, प्लस तुम करोगे यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को तुम्हें करना है प्लस, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। अब तुम इससे डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला के डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पहले इंटरेस्ट निकाल के फिर यहाँ पे इसमें ऐड भी कर सकते हो एज यू विश। दूसरी बात यहाँ पे MI निकालना, रेट निकालना, ये सब निकालना बहुत इजी होता है। जनरली बच्चे जहां पे अटकते हैं दैट इज टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और इसके लिए तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। आएगा इजी क्वेश्चन बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेक श्योर तुम्हें याद रहे कि जब भी तुम टाइम निकालोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर तुमने उसे सम को आगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से करना है। तो ऐसे आपको एक प्लस और मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें पहले तुम्हें बैंकिंग पूछी जा रही है उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा रही है। ऐसे क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाती है, पेपर में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एंड इट इज वेरी स्कोरिंग। चैप्टर नंबर 3 पे बात करते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। अब शेयर एंड डिविडेंड में 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर बात की जा रही है एट पार की, अगर कहा है एट पार, तो हमारा जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू है, जिसे नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू कहते हैं, वो इक्वल होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अगर क्या कहते हैं अबव पार की बात हो रही है, अबव पार में तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है वो एक्सीड कर जाएगी फेस वैल्यू से, दैट इज यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ प्रीमियम पे तुम्हें चीज मिली है, ठीक है। वैसे ही अगर बिलो पार की बात हो रही है तो बिलो पार में तुम्हारी जो एफवी है वो डिक्रीज कर जाएगी तुम्हारी एफवी से, मतलब तुम्हें चीज मिली है, जो भी मिला है वो मिला है तुम्हें डिस्काउंट पे। तो ये 3 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का चीज है उतने की मिली।
अबव पार मतलब तुम्हें जितने का है उससे ज्यादा महंगी मिली, मतलब प्रीमियम पे मिली। अगर डिस्काउंटेड लिखा है तो तुम्हें बिलो पार मिली है, दैट इज तुम्हारी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम है रेदर देन द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो जितने की चीज है उससे कम रेट में तुम्हें मिल गई है। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल एनवी मतलब या एफवी मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू। एक चीज याद रखनी है, जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है वो होती है अनचेंज, कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो वैसे तो बुक में इतना कुछ क्वेश्चन है नहीं इस तरह के, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ये इतने का था फिर इतने का हो गया, इसके हिसाब से तुम्हें ये निकालना है। तो याद रखना, मार्केट वैल्यू चेंज होगी, नॉमिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड या जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जितना भी तुम्हें शेयर लिया उसका किसको मल्टीप्लाई करोगे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू से। उसके बाद अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के काफी सारे फॉर्मूले हैं और ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम उससे निकाल सकते हो। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए अपॉन मार्केट वैल्यू अपॉन ऑफ वन शेयर, जितने तुमने टोटल लगाए अपॉन द मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं लगानी, मार्केट वैल्यू लगानी है। दूसरा फॉर्मूला जो तुम नंबर ऑफ शेयर्स का यूज कर सकते हो, टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड ऑफ वन शेयर। ये अगर ये ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, तो टोटल डिविडेंड ओवर डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो इस तरह से भी तुम अपना नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। उसके बाद वी हैव टोटल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन वन शेयर, एक ये भी फॉर्मूला है तीसरा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। अब जनरली अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो प्रॉपर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू को छोड़ के, उसमें जनरली ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में दिया जा सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, प्रॉफिट टोटल सारे शेयर्स का ओवर प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, तो इससे भी तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज टोटल डिविडेंड का। टोटल डिविडेंड को हम एनुअल इनकम भी कहते हैं, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, एनुअल इनकम जिसे एआई या टोटल डिविडेंड कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर्सन जितना भी कंपनी दे रही है इनटू तुम्हारी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल डिविडेंड या तुम्हें जिसे कहते हैं एनुअल इनकम के लिए। ठीक है, उसके बाद रिटर्न परसेंट, एक चीज कंफर्म करो, रिटर्न और इनकम दोनों एक बात है, रिटर्न और इनकम दोनों एक बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो रिटर्न परसेंट मतलब इनकम परसेंट, और ये कैसे निकालनी है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, या तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करो, या तुम कर सकते हो अपना एक जो मेजर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाता है अगर तुम्हें दिया हो, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू रेट। तो यहां से भी तुम रेट रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इनकम निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें सिर्फ क्या कहते हैं सॉल्व करनी है एक इक्वेशन, इधर से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। पर जहां पे प्रॉब्लम मेन आती है दैट इज जब तुम्हें अंदर का साइन चेंज करना पड़ जाता है। हमें कई बार याद नहीं आता कि साइन कब चेंज होना है, कैसे चेंज होना है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रूल्स जो तुम लीनियर इक्वेशन में यूज करोगे। तो इस चैप्टर के रूल्स हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, पॉजिटिव नंबर ट्रांसफर टू अदर साइड बिकम नेगेटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कहूं 3x + 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर ऐसी बात आए तो जब ये पॉजिटिव नंबर है ये उधर को जाएगा तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 4 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर विल चेंज टू नेगेटिव साइड। सिंपल रूल, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सेकेंड रूल इज नेगेटिव नंबर ट्रांसफर टू पॉजिटिव other side becomes positive. Example, x - 3 is less than 2. यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो x is less than 5, that is 2 + 3,
तो ये नेगेटिव नंबर यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होगा। मेन बात आती है जब हम प्लस या डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अगर पॉजिटिव से करोगे तो साइन सेम रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x बाई 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे क्या है, 3 है यहाँ पे। अब मेरे को इसको 3 को हटाना है ऑब्वियसली, तो मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगी 3 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब x अपॉन 3 इंटू 3 विल बी ग्रेटर देन 2 इंटू 3। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं डिवाइड करूंगी तो साइन सेम रहेगा अनटिल एंड अनलेस तुम जिस भी टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद आती है बात, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स चेंजेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एग्जांपल 1/x इज ग्रेटर देन 1/3। अब जनरली कंफ्यूजन में आके जल्दी जल्दी में आके व्हाट विल यू राइट, x इज ग्रेटर देन 3 क्योंकि 1/1 है। बट नहीं, अगर दोनों साइड्स पे तुम रेसिप्रोकल कर रहे हो तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज होगा। तो दिस विल बी x इज लेस देन 3, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हुए तो साइन को तुम्हें चेंज करना है। ठीक है, वैसे ही और 4 रूल्स हैं वो देखते हैं। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, याद रखना है नेगेटिव नंबर, पीछे हमने पॉजिटिव नंबर की बात की थी जब साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब नेगेटिव नंबर की बात करें तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, मतलब रिवर्स होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पीछे वाला एग्जांपल बस यहाँ पे मैं -3 ले रही हूँ इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करूंगी, राइट। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी नेगेटिव नंबर से होगा साइन चेंज करना है, पॉजिटिव से होगा साइन चेंज नहीं करना है। उसके बाद इफ साइन ऑफ बोथ साइड्स चेंजेस इनइक्वालिटी चेंजेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत 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 गलतियां होती हैं इस रूल में। एग्जांपल -x इज ग्रेटर देन -3, हमने कहा माइनस माइनस से कट गया, आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 3, ये गलत है। अगर तुम दोनों साइड के साइंस चेंज कर रहे हो, x भी माइनस इधर से भी हटा रहे हो इधर से भी हटा रहे हो, तो योर इनइक्वालिटी साइन विल आल्सो चेंज, ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन विल आल्सो चेंज। तो अगर बोथ साइड से तुमने साइन चेंज किया इनइक्वालिटी विल आल्सो चेंज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद रिप्लेसमेंट सेट या सॉल्यूशन सेट की बात करें, वो हमें हमेशा लिखना है बेस्ड ऑन कि तुम्हारा जो x है वो किसको बिलोंग करता है। अगर x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को तो 0 विल बी इंक्लूडेड, अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो 1 से आगे वाले सारे इंक्लूडेड होंगे। अगर इंटीजर्स है तो सारे नंबर्स ही यू कैन टेक फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जो भी नंबर तुम्हें दिया जाएगा वो ले सकते हो। एक पॉइंट आता है कि इन सारे नंबर्स में डेसिमल जो है वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो इसमें डेसिमल वाली प्लेसेस इंक्लूड नहीं करेंगे, वेयर एज अगर हम रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल हर चीज इंक्लूड होगी, तो डेसिमल्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन है तो नंबर लाइन को भी शेड करोगे, सिर्फ पॉइंट्स को मार्क नहीं करोगे। रूल नंबर 8, अगर हॉलो सर्कल बना रहे हो, हॉलो सर्कल का मतलब है उससे आगे वाला पीछे वाला बराबर, ये वाले साइन हो तो हॉलो सर्कल बनाना है, और अगर ये वाला साइन हो तो तुम्हें क्या बनाना है, एक फिल्ड सर्कल बनाना है। और ये वाले जो दो चीजें हॉलो सर्कल फिल्ड सर्कल, जनरली फिल्ड सर्कल सब में यूज होता है, हॉलो सर्कल जो है हमारा जनरली यूज होता है हमारे रियल नंबर की लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल को भी इंक्लूड करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं कि कैसे दिखती है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म की बात करें तो मैं हमारे पास होगा ax² + bx + c = 0, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल पावर जो है वो 2 है, और अगर हाईएस्ट पॉसिबल पावर 2 है
तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो x के निकल सकते हैं वो भी होंगे 2। तो अगर कोई जनरल, अगर क्वाड्रेटिक में से ना भी क्वेश्चन आए, कोई भी एक पर्टिकुलर तुम्हें इक्वेशन दी गई है और तुम्हें कहा है कि हाउ मेनी आंसर्स, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल, तो तुम्हें देखनी है कि हाईएस्ट पॉसिबल पावर वहां पे कितनी दी हुई है, हाईएस्ट पॉसिबल पावर वो ही उसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि जो रूट्स कैसी हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमें जो पता लगती हैं वो हमें पता लगती हैं डी से। डी इज व्हाट? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब यहां से a b c ये वाली इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा जो d है वो 0 के बाद बराबर आता है तो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। मतलब रियल तो है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है बट बराबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर d इज लेस देन 0 तो इसे हम अनरियल या इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनरियल या इमेजिनरी रूट्स आता है। तो जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि without solving the quadratic equation comment on the type of roots it has or the comment on the nature of roots। तो तुम्हें सिर्फ d, ये d निकाल के देखना है इज इट इक्वल टू 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 और तुम्हें आंसर लिखना है। अब बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां से क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रॉपर हम कहते हैं 99% चांसेस है इस चैप्टर का। क्या क्वेश्चन है? x निकालना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब x तुम दो तरह से निकाल सकते हो। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसे हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं, वो हमने 9 तक किया हुआ है। वो अगर कोई सिंपल इक्वेशन जो कि हो रही है सॉल्व, यू कैन डू। बट इस क्वेश्चन से x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा बिकॉज उन्होंने देना है कि फाइंड द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब कई स्कूल्स में आपने ऐसा फॉर्मूला देखा होगा और कई बच्चे कंफ्यूज हो चुके होंगे कि हमें जो ऐसा करवाया है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों एक ही बात है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट d लिखा है, यहाँ पे मैंने d की वैल्यू डाली है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये सारा सॉल्व करके अब कई बच्चे यहाँ पे भी एक गलती करते हैं कि ये डी सॉल्व कर लिया, सब कुछ यहाँ तक निकाल लिया, लेकिन जब यहाँ पे सॉल्व करने की बारी आती है या तो वो सिर्फ b प्लस जो भी ये इसका आंसर है वो कर जाते हैं या b माइनस कर जाते हैं। तो हमें दोनों करने हैं, यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स। ये डी निकालने के बाद पहले तुम्हें डी को प्लस, रूट डी को प्लस भी करना है, रूट डी को माइनस भी करना है। ठीक है, फिर तुम्हें आंसर निकाल के जाना है। कोई एक चीज नहीं करके आनी, दोनों चीजें करके आनी है। तो अगर तुम्हें ऐसे याद ना रहे कि बाय चांस भूल सकता है बंदा कि प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो तुम अपने फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो -b प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही ऐसे लिख लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तुम्हें वहां पे स्क्वायर रूट वाली बुक दी जाएगी, लॉग बुक दी जाएगी, तुम्हें वहां से वैल्यू देखनी है, डालनी है डी की जो भी तुम्हारी वैल्यू आई होगी उसे फिल करना है और बाकी सॉल्व करना है। अब अगर आंसर दिया है 0.2 डेसिमल प्लेसेस, 0.3 डेसिमल प्लेसेस, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वी नो द आंसर्स की कैसे लिखना होता है। प्रॉब्लम आती है जब वहां पे उन्होंने बोला होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की गई है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मेरा आंसर आ रहा है 1.21 एंड 0.333। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है। अब उन्होंने कहा है टेल द आंसर टू करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 2 नंबर्स आने चाहिए वहां पे। 1.2 मैं यहाँ पे छोड़ सकती हूँ, मुझे ये 1 नहीं लिखना क्योंकि अगर ये मैंने 1 लगाया तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये 1.2 करेक्ट आंसर है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया। अगर यही मैं आंसर 0.3 छोड़ के आऊं तो ये वाला पार्ट मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि एक नंबर यहाँ पे 0 है एंड 0 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर जब तक वो उससे पहले आ रहा है हमारा
डेसिमल से पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को आंसर 0.33 लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मेरे पास 30.3 आंसर आ रहा है तो मैं आंसर 30.3 लिख के आऊंगी कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पे जीरो की वैल्यू है क्योंकि वो 30 बना रहा है, यहाँ पे जीरो की वैल्यू थी नहीं। वैसे ही अगर मेरा आंसर ऐसे कह सकते हो 3.03 आ रहा है, और अगर मैं कहूँ ऐसे लिख के आऊं क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेसिमल में पहले वाले जीरो की वैल्यू आती है, तो आपको आंसर 3.0 लिखना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा कि कहाँ पे वैल्यू बनती है, कहाँ पे वैल्यू नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की मूव करते हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो यस, अब बहुत सारे स्कूल्स में रेशियो पार्ट करवाया है, बट टुडे आई एम मूविंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द आईसीएसई सिलेबस जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे रेशियो इज नॉट इन सिलेबस, तो रेशियो इज नॉट इन सिलेबस, इसलिए मैं ये नहीं कवर करने वाली। वी विल ओनली डू द टॉपिक प्रोपोर्शन। स्कूल्स में करवाया होगा, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा रेशियो का, और वैसे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर इंटरकनेक्टेड, तो प्रोपोर्शन समझ आ गया तो रेशियो तुम्हें करने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं वैसे भी, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन इज ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। इसका मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब ऐसे में तुम कोई भी आंसर निकालने के लिए ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी कर सकते हो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वैसे ये तो नॉर्मल प्रोपोर्शन होगी। एक हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। पहले तो नॉर्मल प्रोपोर्शन के पार्ट देखते हैं। ए को कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, डी को कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड प्रोपोर्शनल, सी को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल और डी को कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे केस है। लेकिन जब बात करते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जनरली लिखा जाता है ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब है ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है बी रेशियो सी के, सेंटर वाला नंबर जो है वो दो बार आएगा, तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ऐसे में a को हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, b को सेकंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो थर्ड प्रोपोर्शनल था, क्योंकि ये भी b है, इसे भी हम सेकंड प्रोपोर्शनल कहेंगे, और यहाँ के इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो याद रखना है कि c थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो अगर कॉन्टिन्यूड में है तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब फोर्थ प्लेस वाला, लेकिन अगर नॉर्मल में है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब फोर्थ प्लेस वाला, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, जहां से क्वेश्चन आना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो मींस अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो मैं इसे b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी लिख सकती हूँ, दिस इज इनवर्टेंडो, ठीक है। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी दैट इज ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट कर देना किसी चीज को। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी क्वेश्चन है, वी कैन राइट इट, इसको ऑल्टरनेट कर दो, a बाई सी इज इक्वल टू b बाई डी, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड फोर्थ फाइव, ये अगली तीन प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है, अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन बी should be equal to c plus d upon d। वैसे डिविडेंडो क्या कहता है, डिविडेंडो कहता है हमें कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो इसको माइनस कर दोगे, अगर a माइनस बी अपॉन बी विल बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। ये क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज सिंगल सिंगल लगे क्वेश्चन है। जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारी पांचवी प्रॉपर्टी लगती है, जो कि इन दोनों प्रॉपर्टी का मिक्सचर है, दैट इज कॉम्पोनेंडो प्लस डिविडेंडो। उसमें क्या करते हैं हम, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो a प्लस बी ऊपर प्लस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और प्रोपोर्शन के अगर ये वाले पार्ट से सम आता है तो 3 से 4 नंबर का सम इज गारंटीड। तुम अपने सम की चैप्टर्स की वेटेज अपने क्वेश्चन पेपर स्पेसिमेन पेपर से देख सकते हो कि किस चैप्टर के ऑलमोस्ट लमसम अमाउंट में कितनी वेटेज है। अगर बात करें सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की रहती है
हमारे सिलेबस में, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से 12 से 13 नंबर का पेपर आना, मतलब फ्री के मार्क्स हैं, 12 से 15 नंबर का पेपर आता ही आता है स्टैटिस्टिक्स में। तो अगर तुम कोई भी चैप्टर छोड़ जाओ, बस स्टैटिस्टिक्स मत छोड़ के जाना अपने पेपर में। और कंस्ट्रक्शन, लोकस, ये वो चैप्टर जहाँ पे फ्री के नंबर मिलते हैं। तो अगर तुम ये सारे चैप्टर्स कर लो, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, लोकस, तो तुम्हारे आराम से 20 से 25 नंबर फ्री के तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ इजी चैप्टर्स हैं जो तुम्हें कभी पेपर में छोड़ के नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के साथ हिसाब से अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है दैट इज fx, इसे तुम डिवाइड करते हो x माइनस a से, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर है दैट विल बी fa। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उन्होंने दोनों में एक रिमाइंडर दिया होगा। एग्जांपल से देखते हैं। अगर उन्होंने कहा है x क्यूब प्लस x प्लस 3 डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो अपना आंसर बताओ, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 1, तो x क्यूब प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर हमें निकालना है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 दैट विल बी 5। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 5। वैसे ही उन्होंने कहा दिया जा सकता है कि इस इक्वेशन का रिमाइंडर 5 है, क्या पुट करोगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए। तो वो तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। उसके बाद फैक्टर थ्योरम की बात करूं अगर मैं, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी इक्वेशन fx को तुम x माइनस a से डिवाइड करते हो और जो आंसर है वो 0 आता है, तो ये जो x माइनस a है वो इसका फैक्टर बन जाता है। क्या कहा, दोबारा समझो, कि अगर कोई भी इक्वेशन है fx, ऐसे करके ले लो, ठीक है, ये इक्वेशन है। अगर तुम इसे किसी भी नंबर लाइक x माइनस ए, एक्स माइनस बी, इस तरह के नंबर, या x प्लस ए भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे डिवाइड करते हो, माना इससे, अगर इससे डिवाइड किया तो इसका आंसर 0 नहीं आया, इससे किया इसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये दोनों फैक्टर्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैंने x माइनस बी से डिवाइड किया और इसका आंसर 0 आ गया, तो जो x माइनस बी है वो इस इक्वेशन का एक फैक्टर बन जाएगा। अब ये तो सिंपल है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन मेजर जो ज्यादा मार्क्स वाला होता है, दैट इज 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, दैट इज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, या क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है तुम्हें। उसमें क्या करना पड़ता है कि तुम्हें जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, लेट्स से यही वाली इक्वेशन है x क्यूब प्लस x प्लस 3, इसे तुम्हें फैक्टराइज करना है, कंप्लीटली प्रॉपर आंसर बताना है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुम्हें x की अलग अलग वैल्यूज डाल के देखनी है और देखना है कब x की वैल्यू जो भी तुम अलग अलग डाल रहे हो उससे आंसर आ गया 0। एग्जाम्पल मानते हैं कि इससे अब x माइनस 1 से तो 0 नहीं आ रहा है हमारा आंसर, कोई और इक्वेशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर जिससे x माइनस 1 शुड बी 0, तो क्या, तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन है। उन्होंने कहा है फैक्टराइज द इक्वेशन कंप्लीटली। मैंने पहले हिट एंड ट्रायल लगाऊंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू माइनस 1 पुट करके देखूंगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 पुट करके देखूंगी। ऐसे करके मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया x माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने x माइनस 1 को लिया और मेरा आंसर जो है वो मैच कर गया, दैट इज 0। मतलब जो x माइनस 1, मतलब x की वैल्यू क्या ली मैंने, माइनस 1, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया इस क्वेश्चन का। ये नहीं, जस्ट अ मिनट, x प्लस 1 लिया, x की वैल्यू 1 ली, तो x माइनस 1 जो है वो हमारे इक्वेशन का फैक्टर बन गया। अब ये जो x माइनस 1 है, इससे तुम्हें इस पूरी इक्वेशन को, दैट इज 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 को डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाना तुम्हें आता है, तो जब तुम यहाँ पे डिवाइड करवाओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आएगी, उसको तुम्हें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज तुम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। वैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज द बेस्ट।
अगर तुम्हें ये वाली फैक्टराइजेशन करनी है जो कि इसके ऊपर आएगी, क्योंकि वो इजीली हो जाएगी, तो उससे तुम्हारे पास कुछ 3 तरह के फैक्टर्स बनेंगे, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल पावर क्या है, 3 है, तो 3 तरह के फैक्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि एक तुम्हारा ऑलरेडी होगा, 2 तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएंगे, टोटल 3 फैक्टर्स विल बी देयर। तो फिर भी समझ नहीं आई, आई एम गोइंग टू रिपीट इट इन इंग्लिश। सबसे पहले तुम क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से डिवीजर फाइंड करोगे, डिवाइजर फाइंड करोगे। अब जो अगर मान लिया फैक्टर बन गया है, डिवाइजर आया 1, तो फैक्टर बन गया x माइनस 1, डिवाइड करेंगे पूरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसे x माइनस 1 से, या जो भी तुम्हारा फैक्टर बन गया डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन है वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें फैक्टराइज करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मेजरली जो हम करते हैं, और तुम्हें आंसर मिलेंगे 3 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स वहां से मिलेंगे, एक ऊपर से मिला होगा, तो टोटल आंसर में आप तुम्हारे 3 फैक्टर्स रेडी हो जाएंगे, एंड ऐसे तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा इजी, बहुत इजी, तुम्हें 2 मैट्रिसेस को इक्वल करना होता है बेसिकली प्रूफ, और इतना इजी क्वेश्चन अगर तुम्हें 3 से 4 नंबर के बाद 5-6 नंबर का भी कभी कभी आ जाता है, 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन छोटे छोटे चैप्टर्स से। तो लेट्स सी अबाउट दैट। तो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके कुछ हमें चीजें मिलेंगी। इन ऊपर वाली को कहते हैं रोज, हॉरिजॉन्टल आर रोज, वर्टिकल आर कॉलम्स, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो दैट विल बी रोज इनटू कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात यूज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 0 0 1। ये तुम्हें याद रखनी है, किसी भी क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह के पूछा जा सकता है। उसके बाद की जो बात है एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है मैट्रिक्स की, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तभी एडिशन होगी, दैट इज ए बी सी डी। और अगर ई एफ जी एच को मैंने प्लस करवाना है तो दैट विल बी ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। वैसे ही अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो इसमें भी ओ ए शुड बी इक्वल टू ओ बी, दैट इज अगर ए बी सी डी को माइनस करवाना है ई एफ जी एच, तो ऐसे तुम करोगे ए माइनस ई, बी माइनस एफ, एंड देन यहाँ से सी माइनस जी एंड डी माइनस एच। तो दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितनी रोज कॉलम्स एक फर्स्ट में है उतनी ही रोज कॉलम सेकंड में होनी चाहिए। अगर बात करी जाए हमारी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में एक और चीज है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स को प्लस करोगे वो बी प्लस ए के बराबर आ जाएगी। नेगेटिव में तो हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है जनरली, बट पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। उसका बात करें मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन भी रहती है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि जो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है x इंटू वाई, और पहले की ए की है मैट्रिक्स x इंटू वाई और बी है y इंटू जेड, ऐसा। तो तुम्हें क्या देखना है कि अगर तुम कहते हो कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसका ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स 1 should be equal to the number of rows in the matrix 2, ठीक है। तो number of columns of matrix A should be equal to the number of rows in the matrix B। इसका जो आंसर आएगा 2 की मैट्रिक्स C होगा, उसमें जो नंबर ऑफ ये है रोज वो A के होंगे और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो B के होंगे। तो न्यू मैट्रिक्स का जो भी हमारा ऑर्डर बनेगा दैट विल बी x और z, लेकिन y सेम जब तक नहीं होगे तुम्हारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे a b c d एंड e f g h, इसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, पहले ये वाली लाइन को लेंगे
और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ई ए ई प्लस c इंटू जी। फिर इसी को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एफ प्लस c इंटू एच। फिर इसकी बारी आएगी और इसे इसके साथ करना पड़ेगा, b इंटू ई प्लस हमारे पास d इंटू जी। ऐसे ही b इंटू एफ प्लस d इंटू एच। दिस विल बी द न्यू मैट्रिक्स। अब यही बात मैंने कही कि यहाँ पे तो दोनों के ऑर्डर वैसे प्रॉपर एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन अगर मैं कहूँ ए बी सी डी को हमें मल्टीप्लाई करना है ए बी के साथ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? यहाँ पे 2 इंटू 2 है हमारी ऑर्डर, यहाँ पे हमारी ऑर्डर क्या है, पहले हमें रोज लेनी होती है। रोज यहाँ पे कितनी है, 2 रोज है इंटू 1 कॉलम है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि ए बी सी डी को तो मल्टीप्लाई करवा दो ए बी के साथ, यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर है, यहाँ पे 1 इंटू 2 ऑर्डर है, ये दो नंबर सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। दिस विल नॉट बी मल्टीप्लाइड, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। एक और चीज याद रखनी है, हम जनरली मैथ्स में जो देखते हैं कि अगर 6 3s are 18 है तो 3 6s are भी 18 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। जैसे कि तुमने इस एग्जांपल में, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो तुम्हारी मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होगी, ठीक है? तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे भी अच्छे खासे क्वांटिटी के मार्क्स आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, अगर a जो है इसे हम अपनी फर्स्ट टर्म मानते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास d आता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि a2 माइनस a1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से तुम्हें निकालना है। अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म जैसे हम n कहते हैं वो निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है? इस a n को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं और इसका भी यही फॉर्मूला है n माइनस 1 डी। a n कह सकते हैं या लास्ट टर्म कह सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, जो भी कौन सी भी नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है। उसके बाद एक है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका सम निकालना है। उसके लिए n बाई 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ कई बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया है, तो कई स्कूल में इसे ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज a प्लस n, ठीक है? इसे मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। n बाई 2 यहाँ पे a प्लस l की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ऐसा ही है। तो n बाई 2 ये जब ब्रैकेट्स खुलते हैं तो प्लस a प्लस n माइनस 1 d हो जाता है, और a मिला के n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d ले आते हैं। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, जिस तरीके से भी आपके स्कूल में करवा रहे हैं या जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ना वैसे तो इतना नहीं आता, पहले आता होता था ये क्वेश्चन, बट अगर आता है तो आई कैन टेल यू कि अगर उन्होंने कहा कि देयर आर 3 टर्म्स इन द एपी, तो तुम्हें लेट करना है और तुम्हें कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा। तो जब भी तुम्हें 3 टर्म्स दी हो तो यू हैव टू टेक a प्लस डी और a माइनस डी अपनी टर्म्स, ठीक है? वैसे ही अगर तुम्हें कहो कि 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स में तुम क्या करोगे, तुम करोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस 2d। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे हम a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस 2d भी ले सकते थे, ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से ये वाली अगर तुम लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन जो है वो काफी हद तक इजी हो जाएगी। वैसे ही अगर उन्होंने कहा है कि 5 टर्म्स की एपी है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें बीच में a ले लो, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a माइनस डी और a माइनस 2d। तो ऐसे तुम इजी करने के लिए इक्वल साइज में ले सकते हो, ताकि बाकी जब सब कुछ कट जाए तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी वैल्यू बच जाए।
उसके बाद एक चीज होती है एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस एन, ये चीज याद रखनी है। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं S1 की बात करेंगे तो S1 सम ऑफ वन टर्म हमेशा A1 के बराबर होगा, और S2 जो है वो क्या होगा, A2 प्लस A1 होगा ऑब्वियसली, है ना। तो अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूं तो मेरे पास जो है वो A2 की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं A2 माइनस A1 कर दूं तो ये मुझे पता है कि यहाँ पे D की वैल्यू निकल आती है। तो कई बार ना क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन कह दिया जाएगा कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP इज दिस, एंड कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं क्वेश्चन की सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो तुम्हें पहले तो कंफ्यूजन होगी कि सम दिया है, कोई प्रॉपर्ली चीज दी नहीं हुई, तो तुम्हें क्या देखना है कि अगर सम ऑफ वन टर्म दिया है मतलब वो A1 ही दी है, तो S1 इज इक्वल टू A1, और S2 मतलब क्या है A1 प्लस A2, जिसका मतलब क्या है कि फिर S2 में से S1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी A2 निकल आएगी, और अगर A2 आ जाएगी तो कॉमन डिफरेंस निकालना A2 माइनस A1 इज वेरी सिंपल। तो थोड़ा सा, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो ट्रिकी चीज वो पूछ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हमें बात करनी है R की, वहां पे हम D यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज करते हैं R, दैट इज कॉमन रेशियो, जो कि होती है A2 बाय A1, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी कोई भी nth टर्म निकालने, कोई भी नंबर ऑफ टर्म, तो तुम्हें फॉर्मूला लगाएंगे ARn-1 एज द पावर है। ये याद रखना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर है। तो तुम्हें A की वैल्यू फिल करनी है, R की वैल्यू फिल करनी है, जौन सी भी टर्म निकालनी है उसका n-1 करके फिल करना है, तुम्हारे पास वो वाली नंबर की टर्म आ जाएगी। अब सम ऑफ एपी सॉरी जीपी, तो एपी का तो एक ही फॉर्मूला था, जीपी में हमें दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। जनरली तीन होते हैं कि अगर आर हमारा 1 के बराबर है तो हम सीधा जो सम ऑफ टर्म होता है उसे n इंटू ए कर देते हैं, ठीक है, कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको a से मल्टीप्लाई कर दो अगर r 1 के बराबर है, क्योंकि सेंस नहीं है, अगर r 1 है तो मान लिया अगर 2 है, 2 2 2, तो इसे निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स इनटू a ही करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आएगा अगर r ग्रेटर देन 1 है, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हें Sn का फॉर्मूला लगाना है a, r बड़ा है मतलब r पहले आएगा, पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है, r a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यही अगर r 1 से छोटा है तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a, अब 1 बड़ा है तो 1 पहले लेके आओ, r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये तीन फॉर्मूले हैं फॉर द सम ऑफ जीपी, और जीपी में इतना ही है। एपी जीपी कंबाइन करके भी आ सकता है क्वेश्चन, अलग अलग भी आ सकता है, एंड 3 से 3 नंबर यू कैन गेट इन दीज टू चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन चैप्टर की बात करें। रिफ्लेक्शन चैप्टर में सबसे मेन चीज जो तुम्हें पहले क्लियर करनी चाहिए, दैट इज दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के नंबर्स को मिक्स नहीं करना है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव और दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करनी है, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट है 2,3, अगर मैं इसकी x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवाऊंगी तो ये उधर के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में y x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ये मेरा पॉइंट बन गया। अभी अगर मैं ये करूँ, ये 2,3 को मैंने y क्वाड्रेंट में करवाना था, तो y एक्सिस से करवाना था रिफ्लेक्ट,
तो ये फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ये मेरा पॉइंट बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसे ओरिजिन से पास कराऊं तो ये फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, तो मेरा आंसर ये बन गया। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अगर अच्छा x से करवाया है हमने रिफ्लेक्ट, तो इसमें इसका ये वाला साइन चेंज होगा, y से करवाएंगे इसका साइन चेंज होगा। इससे अच्छा है कि तुम देखो कि कौन सी एक्सिस में तुम रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, उसके बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, और क्वाड्रेंट के साइन के हिसाब से साइन लगाओ। ऐसे कभी भी गलती नहीं होगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा गलतियां होती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 0,5 है, 0,5 को मैं अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो इसका आंसर 0,5 ही रहेगा, पॉइंट में चेंज नहीं आया, इसलिए दिस इज एन इनवेरिएंट पॉइंट। एक और एग्जांपल 4,0 को अगर मैं y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो आंसर 4,0 ही रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो एन इनवेरिएंट पॉइंट। अगर मैं 0,0 को ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो वो 0,0 ही रहेगा, दिस इज इनवेरिएंट पॉइंट, जो रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस की बात हो रही है। उसके बाद x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू a मतलब a line parallel to y axis passing through a on x axis। क्या मतलब है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर मैंने कहा ऐसी एक लाइन बना ली है, x इज इक्वल टू ए, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसी लाइन होगी और x पे a पॉइंट से पास कर रही होगी। वैसे अगर मैं y इज इक्वल टू ए लिखूं तो पैरेलल होगी वो x एक्सिस से और y को a पे मीट करेगी, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी ये वाली। ठीक है, तो ये याद रखना है, x इज इक्वल टू a हमारा पैरेलल टू y एक्सिस passing through a on x axis, y is equal to a parallel to x axis passing through a on y axis, साथ में x is equal to 0 मतलब y axis, y is equal to 0 मतलब x axis। इतना इजी क्वेश्चन, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ना, रिफ्लेक्शन चैप्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सारी इजी है तुम्हारी, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर ये रिफ्लेक्शन के चैप्टर से कह देंगे 3-4 पॉइंट्स दे देंगे, इसको इससे रिफ्लेक्ट कराओ, इससे रिफ्लेक्ट कराओ, ज्वाइन करो, फिगर का नाम बताओ, फिगर का नाम बताना, ये ज्वाइन करना, ये रिफ्लेक्ट करने के 4 नंबर है, और ये 4 नंबर इतने इजी है कि अगर तुम ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी, अगर तुम्हें बड़े चैप्टर्स कुछ डिफिकल्ट चैप्टर जिसमें ज्यादा फॉर्मूलाज हैं वो सब नहीं भी आ रहे, अगर तुम्हें छोटे छोटे चैप्टर्स भी कर लो तो यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राइट, क्योंकि सिलेबस सारा इंटरकनेक्टेड है, बहुत इजी चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं, इकट्ठे आते हैं, लेकिन सबसे पहले सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। या सो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं या एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ए बी, और पी उसका एक ऐसा पॉइंट है जो उन दोनों को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट इज m1 इनटू रेशियो m2। ठीक है, तो हमें x y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर x y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x को निकालने के लिए m1 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपका लगेगा। वैसे अगर y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो m1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे तुम्हारे x और y निकल आएगा जो p का कोऑर्डिनेट होगा। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स दियो, सब कुछ दो, तुम्हें रेशियो निकालनी है, तो उसमें आपको k रेशियो 1 इसे लेट करके चलना है, और तो फिर तुम्हें k रेशियो 1 ऐसे करके निकाल लेनी है, वो इजीली आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट होता है 2 पॉइंट्स का सेंटर। ठीक है, 2 पॉइंट चीज का सेंटर,
तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है दैट इज x1 y1 x2 y2, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो जो मिड पॉइंट वाला x होगा दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट मतलब दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2। वैसे ट्राइसेक्शन की बात आती है। ट्राइसेक्शन होता है कि तुम किसी चीज को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अब यहाँ पे अगर हम p की बात करें, क्योंकि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर हम p को बांध के चलो तो यहाँ पे p के हिसाब से जो हमारी रेशियो निकलेगी दैट विल बी 1:2 और q के हिसाब से अगर करेंगे तो 2:1। यहाँ पे तुम फिर अपना सेक्शन फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन इजीली फाइंड p और q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, रेशियोज ये वाली माननी है। मतलब सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल मिड पॉइंट का ही तरीका है। यहाँ पे मिड पॉइंट में 2 होते हैं, सेंट्रोइड में 3 पॉइंट होते हैं। तो इसका ये पॉइंट का x निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दैट्स इट फॉर द होल चैप्टर। सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला में यही है पूरे चैप्टर में। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ लाइन में ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले होते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज ऑलवेज द एंगल दैट द line makes with on the right side with the x-axis। x-axis है राइट साइड पे जो हमारा पॉइंट बनेगा, जो एंगल बनेगा दैट इज इंक्लिनेशन का एंगल। तो यहाँ पे राइट में ये बन रहा है, इसका वैसे एंगल ये होगा लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव थीटा होगा। ठीक है, तो स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले, या तो पहले तुम कर लो tan थीटा अगर तुम्हें फॉर्मूला दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो अगर तुम्हें दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स से तुम्हें लाइन का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज करेंगे। पैरेलल लाइंस की बात करी जाए तो स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें m1 इंटू m2 विल बी -1। मतलब एक लाइन की स्लोप को दूसरी लाइन के स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी -1। कोलिनियरिटी मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस लाइन पैरेलल नहीं होगी, ये देखो पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे है, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। कोलिनियरिटी क्या होता है कि मैंने एक लाइन ले ली ए बी सी, ऐसे पॉइंट है तो इसका AC का स्लोप BC के स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ AC विल इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, क्योंकि सेम लाइन पे पॉइंट है तो स्लोप भी इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन की बात करें, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बात की जाए तो अगर तो तुम्हें फॉर्मूला निकालना है फ्रॉम y इंटरसेप्ट, तुम्हें क्या लिया है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट से फॉर्मूला निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे c इज y इंटरसेप्ट। अगर तुम्हें स्लोप प्लस एक 1 पॉइंट दिया हुआ है तो तुम्हें क्या निकालना है, कैसे निकालोगे m x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। अगर तुम्हें दो पॉइंट दिए हैं स्लोप नहीं दिया तो सबसे पहले तुम फॉर्मूला अगर डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 1 x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 विच इज बेसिकली ये हमारे स्लोप का फॉर्मूला है। तो यहाँ तो तुम पहले स्लोप निकाल लो, लिख लो, या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ही तुम निकाल सकते हो स्लोप, जैसे तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद y इंटरसेप्ट अगर तुम्हें निकालना है तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए तुम्हें इक्वेशन को इस तरीके से लाना पड़ेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो m है वो स्लोप निकल आएगा और जो y है वो c है जो y इंटरसेप्ट निकल आएगा। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन y एक्सिस। वैसे x इंटरसेप्ट होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x ऑन द x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसका y इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है। तो y पहले इसको y वाली इस तरीके से लाना जरूरी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y को इधर ले आओ
2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। ठीक है, y को अकेला रहने दो, 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो y आ जाएगा 2x बाई 3 माइनस 4 बाई 3। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस इक्वेशन के हिसाब से 2/3 जो है हमारा स्लोप है और -4/3 जो है हमारा y क्या कहते हैं या y इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसके साथ हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर भी हो जाता है। नाउ वी आर डन विद 1 आवर ऑफ दिस वीडियो। आई थॉट कि ये वीडियो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सिमिलैरिटी, लोकस, कंस्ट्रक्शन, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स बचे हैं। तो आई होप थोड़ा सा आप और मेरे साथ बैठो। अगर इतने चैप्टर्स आपको इजीली समझ आए हैं, रिवीजन आपकी पूरी हो चुकी है, यू कैन इवन वॉच दिस वीडियो एट 1.5x 2x, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हो रही है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई प्रॉमिस कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, यू विल लर्न समथिंग इन दिस वीडियो ओनली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सिमिलैरिटी कैसे प्रूव होती है। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए तुम्हें साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है, ठीक है, और एंगल्स को इक्वल करना है। ठीक है, सिमिलैरिटी के हमारे पास सिर्फ 3 क्राइटेरियाज हैं। या तो तुम तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, या दो साइड्स और बीच वाले एंगल को, दो साइड्स को प्रोपोर्शनल करना और उन दोनों के बीच के एंगल को इक्वल करना है, या किन्हीं भी 2 या 3 एंगल को इक्वल कर दो। ठीक है, जो हमारा इसे हमें कॉन्ग्रुएंसी से कंफ्यूज नहीं करना। कॉन्ग्रुएंसी में हम साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं, यहाँ पे हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, a अपॉन बी d अपॉन e इज इक्वल टू a अपॉन c d अपॉन f एंड b अपॉन c इज इक्वल टू e अपॉन f। मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जनरली। उन्होंने कहा है अगर एक ट्राइंगल है, दो साइड्स के मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये हमारे ट्राइंगल को की साइड्स को प्रोपोर्शनली कट कर देती है, दोनों साइड्स को। मतलब अगर मैं BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं DE, तो AD अपॉन BD जो है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन BC के। तो दिस इज व्हाट हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि नॉट BC EC, या कि अगर हम किसी भी एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो बाकी जो दो लाइंस हैं उसे वो पैरेलल लाइन प्रोपोर्शनली कट कर देती है। एग्जांपल, अगर इसे ऐसे नहीं है, अगर तुम हमारी लाइन इस तरह से भी पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल आई, तो ABCDE ऐसे थी, तो अगर ये वाली यहां से इससे पैरेलल आ रही है, तो AD अपॉन DC जो है हमारा, सॉरी नॉट AD, या CD अपॉन AD जो है वो CE अपॉन EB के बराबर हो जाएगा। मतलब ये प्रोपोर्शनली कट कर देगी, प्रोपोर्शनली इक्वल कर देगी। उसके बाद सिमिलैरिटी में एरिया क्या कहता है कि जो एरिया, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसी भी दो साइड के स्क्वायर के बराबर है। मतलब AB अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर होगा, या AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज साइज ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस चैप्टर का इजीएस्ट टॉपिक है। क्वेश्चन अगर डालने वाले का मन हो तो 4 से 5 नंबर का साइज ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज स्केल दिया होता है और 3-4 चीजें निकालनी होती है, और ये 5 नंबर लेने, 4 3 5 2 जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, इजीएस्ट नंबर है पूरे सिलेबस के। आई कैन टेल यू क्या है। इसमें हम लिखते हैं हाइट ऑफ मॉडल
अपॉन हाइट ऑफ हमारी ऑब्जेक्ट, एक्चुअल हाइट कह लो, वो हमारी लेंथ क्या कहते हैं ब्रेड्थ के बराबर, ब्रेड्थ ऑफ मॉडल अपॉन ब्रेड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या आ जाता है हमारा, हमारे पास हाइट होती है, ब्रेड्थ होती है, और लेंथ कह लो, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये k के बराबर होती है, k इज द स्केल फैक्टर। तो मॉडल को ऑब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो स्केल फैक्टर बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर k जो है वो इक्वल टू 1 है, मतलब साइज ऑब्जेक्ट और मॉडल का बराबर है, कोई चेंज नहीं है। अगर k जो है वो ग्रेटर देन 1 है, k मतलब बड़ा है, तो हमारे पास जो मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, चीज एक्चुअल में छोटी है। अगर k छोटा है 1 से, अगर k 1 से छोटा है, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो काफी बड़ा है, और जो मॉडल बनाया है वो तुमने छोटा सा बनाया है, दैट इज डिमिनिश्ड मॉडल बना है तुम्हारा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं लोकस की और सर्कल्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स टेंजेंट्स वाले चैप्टर की। लोकस करने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीजें याद रखनी है। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड डिस्टेंस दिया है, उसका लोकस निकालना है, दैट विल बी अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद अगर दो पॉइंट्स दिए तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो पैरेलल लाइंस दिए तो उनके बीच का लाइन, एक लाइन दिए तो उनके ऊपर नीचे पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। वैसे ही अगर क्या कहते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हैं, या कोई भी दो, एक कोई एंगल दिया है, ऐसे 2 ज्वाइनिंग लाइंस दी है, तो नॉन पैरेलल लाइन दी है, उसका एंगल बाइसेक्टर। बस इतना याद रखना है, यू हैव डन विद लोकस। लोकस में पॉइंट या फिक्स डिस्टेंस हो तो सर्कल बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, या 2 लाइंस होती हैं जिसे हम कहते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर बनता है। अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, 2 पैरेलल लाइंस हैं तो बीच वाली लाइन, एक लाइन दी है तो ऊपर नीचे 2 पैरेलल लाइंस इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है। अब बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फटाफट से सारी की सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर्कल के पार्ट्स देखो, दिस इज सेंटर, ये क्या है रेडियस, ये क्या है डायामीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारी सरकमफ्रेंस हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद या एक ये चीज देखो, अगर तो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को टच करके एक लाइन जा रही है, दिस इज कॉर्ड, और अगर सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से टच कर रही है, दिस इज टेंजेंट। तो 2 पॉइंट टच करेगी तो कॉर्ड होगी, और अगर सिर्फ एक पॉइंट टच करेगी तो टेंजेंट होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, मेरे पास सर्कल है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इससे मैंने एक सेंटर पे एंगल बनाया, एक मैंने सर्कल पे एंगल बनाया, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कल। तो इसे हम या तो सेंटर सर्कल प्रॉपर्टी कहते हैं इजी लैंग्वेज में, या हम इसे कहते हैं एंगल एट सेंटर एंड सेगमेंट प्रॉपर्टी। कोई भी नाम लिखोगे काम चलेगा। अब ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगे, तुम्हें ऐसा भी सर्कल दिया, ऐसा भी कुछ पॉइंट आ सकता है कि ऐसे ओके, ये एक ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये तो ऐसे ऐसे इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे x, ये 2x, ये तो सेम डायरेक्शन है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए कि ये जो हमारा सेंटर पे सर्कल पे एंटर है वो ऐसा है, और जो सेंटर पे एंगल है वो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे इसको इसके हिसाब से नहीं करना है, इसको ये रिफ्लेक्स एंगल को लेंगे जो कि 2x होगा, और ये वाला एंगल x होगा, ये ऊपर वाला एंगल तुम नहीं काउंट करोगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सेंटर सर्कल प्रॉपर्टी या एंगल एट सेंटर एंड सेगमेंट। तो इसके क्या है कि जो एंगल एट सर्कल है, दैट विल बी ट्वाइस द एंगल ऑफ
एंगल एट सेंटर, सॉरी हाफ द एंगल एट सेंटर। सेंटर वाला डबल होगा, सर्कल वाला हाफ होगा, सेंटर वाला डबल होगा, ठीक है। सेकेंड है एंगल एट सेम सेगमेंट या सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। ये ऐसे मैंने कुछ ड्रॉ किया, एंड पॉइंट सेम है, दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, या दोनों सर्कल पे एंगल बना रहे हैं, तो दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, मींस एंगल एट सेम सेगमेंट या सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, उन्होंने कहा है कि ए बी डायमीटर है, या पॉइंट दिया है ओ सेंटर है, और ए बी ओ से पास करती हुई लाइन है, तो जो एंगल ए बी सर्कल पे बनाएगी, डायमीटर जो एंगल सर्कल पे बनाएगी, दैट विल बी 90 डिग्री, विल बी 90 डिग्री, और इसे हम कहते हैं एंगल एट सेमी सर्कल या सेमी सर्कल प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर है जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पे होते हैं, 1 2 3 4, ये देख सकते हो चारों पॉइंट्स क्या है, सर्कल पे है। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनका जो सम है ये 180 होता है। मतलब अगर मैं कहूँ ये ए बी सी डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 के बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, जिसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके लाइन जाती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो एंड ये जो टेंजेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दिस इज नॉट टेंजेंट, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये जो टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट, ये जो पॉइंट जहां पे टेंजेंट और सर्कल टच कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेशन क्या है कि जो हमारा सर्कल का रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल, ठीक है। उसके बाद एक बात आती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक ये एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी भी है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो ये वाला एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे, जैसे P है, ये सेंटर है हमारे पास O, ये B है, ये A है, तो PA और PB जो है वो बराबर होगी। मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद एक और चीज कि अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो हमें पता है ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसे ऐसे कट करूं, तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर रहेगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर आएगा। अब जिन्हें प्रूफ चाहिए उन्हें मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, वैसे प्रूफ इज नॉट इन द सिलेबस। क्या चीज कही है, हमारे पास ये वाली लाइंस इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद ओ ए ओ बी के बराबर है बिकॉज बोथ आर रेडियस, तो दूसरी साइड भी इक्वल हो गई। अब ओ ए पी और ओ बी पी दोनों 90 है, क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब एंगल ए बी इक्वल होगा। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी सारा ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम ये वाले 90 के हिसाब से नहीं देखना चाहते थे, तो ओपी जो है वो एक क्या कहते हैं हमारे पास कॉमन लाइन है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से भी ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये भी ध्यान रखनी है। अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है, इसे छोड़ दो चाहे, या हाँ, दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और बी सी डी, सेंटर पॉइंट है पी। तो ये तीन इंटरनली इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्या कहता है कि AP इंटू PB विल बी इक्वल टू PD इंटू PC। मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इंटरनली अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों का इस पार्ट को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करो, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएगा। अगर यही कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी की, जैसे ये दो कॉर्ड्स हैं, थोड़ी सी सही बनानी पड़ेगी, ऐसे कुछ एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है हमारी कॉर्ड्स, ये पॉइंट P है, ये हमारी AB कॉर्ड है, ये CD कॉर्ड है। तो इसमें क्या कह रहा है कि PB को अगर हम PA से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू PC को PD से मल्टीप्लाई करने के। मतलब दिस इज एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स प्रॉपर्टी, दिस इज इंटरनली इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स प्रॉपर्टी। क्या कहा कि अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट से दो पार्ट्स में कॉर्ड्स को डिवाइड किया जाएगा उनके मल्टीप्लिकेशन इक्वल होंगे। अगर एक्सटर्नली कॉर्ड मल्टीप्लाई कर रही है इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्शन से सर्कल तक का पॉइंट इनटू इंटरसेक्शन से पूरी कॉर्ड का लेंथ, इंटरसेक्शन से सर्कल तक का पॉइंट, इंटरसेक्शन से पूरी कॉर्ड का लेंथ का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी। ये कॉर्ड दो कॉर्ड्स है, एक इंटरनली मीट कर रही है, एक एक्सटर्नली मीट कर रही है। अगर तुम्हारे पास एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड है, ये मीट कर रही है, मान लो BC, या BC कॉर्ड है, AP टेंजेंट है, दोनों एक्सटर्नली मीट करेंगे। ऑब्वियसली टेंजेंट एक्सटर्नली मीट करती है, इंटरनली मीट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि PA का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हमारे PB इंटू PC के, PB इंटू PC के। इसे कहते हैं टेंजेंट कॉर्ड इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी। एक टेंजेंट और एक कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB का स्क्वायर, PB इंटू PC। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी आई है, यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है, यस लास्ट प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाली प्रॉपर्टी या ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल के केस में लगती है। कैसे लगेगी? अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये यहाँ पे इसके ये वाले इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से नहीं, सॉरी नॉट दिस वन, ये ट्रायंगल जो भी एक टेंजेंट के साथ एक्सटेंड एंगल बनाएगी वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसमें ट्रायंगल और टेंजेंट की बात हो रही है। ट्रायंगल टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब आप कहोगे अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल भी तो हो सकता था, तो अगर तुम वो वाला एंगल लेते हो, ये वाला एंगल लोगे तो इसका हमें ऑपोजिट एंगल ढूंढना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट एंगल कुछ ऐसा ये वाला बनेगा, तो ये वाले एंगल के बराबर। ठीक है, तो एंगल दैट द ट्रायंगल मेक्स विद द टेंजेंट इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। विद दिस हमारा सर्कल, टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स और लोकस खत्म होता है। अब हमारे पास दो चैप्टर्स रहते हैं, दैट इज सिलेंडर कोन स्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है। फॉर्मूलाज अभी मैं तुम्हें करवा देती हूँ, सारे कैसे तुम याद कर सकते हो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का चैप्टर है, दैट इज एन इजी चैप्टर, बहुत इजी रहेगा। मेन चैप्टर जो रह जाएगा दैट इज हमारा स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफी ज्यादा लंबा तो नहीं कह सकते, बहुत इजी चैप्टर है, बट काफी ज्यादा स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। So without wasting any time, let's get started with cylindrical cone sphere,
ताकि हम बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सके। सो सिलेंडर कॉन स्फीयर, एक दिस होल बोर्ड, पूरा चैप्टर डन। स्टार्ट करेंगे सिलेंडर से। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया देख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें पाई आर स्क्वायर एच। फिर आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर की बात करी जाए तो कर्व सरफेस एरिया अगर तो आउटर निकालना है तो 2 पाई आर एच ऐसे, अगर इनर निकालना है तो 2 पाई आर एच, और अगर टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। ये तो सिंपल चीज है। उसके बाद अगर हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच छोटा वाला भी, और प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अभी मैं डायग्राम्स भी बना के दिखाऊंगी, तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला माइनस स्मॉल वाला इनटू एच, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे कोन की। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर बात करें तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, और वॉल्यूम की बात करी जाए तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्फीयर पे। स्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। वैसे ही अगर स्फेरिकल शेल का देखें तो स्फेरिकल शेल में भी यही चीज है। अगर जैसे उसका देखा था आउटर में, अगर आउटर का निकालना है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर का निकालना है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अगर टोटल निकालना है तो यहाँ तो तुम ऐसे लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करके 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, वट एवर इज सुटेबल टू यू। टोटल सरफेस एरिया भी इसका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। वैसे ही हेमीस्फीयर की बात करें तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हमारा 3 ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमीस्फेरिकल शेल, दिस इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अगर इसका भी आउटर वाला निकालना है तुम्हें हेमीस्फेरिकल शेल का तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर निकालना है तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस कर दोगे, दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वैसे ही अगर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके वॉल्यूम की बात करी जाए तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बहुत सिंपली देखो, तुम्हें मेन जो याद करना है ना मतलब सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्योंकि जो ये शेल है दोनों ये तो उसी का ही प्लस करके लिखा हुआ है,
देख सकते हो, और इसी को ही माइनस करके लिखा हुआ है। तो ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है चीज को, डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तंग करता है, बहुत सारे बच्चों को तंग करता है, तो डायग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, उसके लिए सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे दिस विल बी द रेडियस, दिस विल बी द हाइट, और 2 पाई की वैल्यू आपको लगानी है। हॉलो सिलेंडर में जिसमें कंफ्यूजन आ सकती है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। इसमें तुम्हारे पास 2 रेडियस होते हैं, 2 ही हाइट होती हैं, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो सेंटर से पूरा वाला है दैट इज बड़ा आर, ये सेंटर से जो छोटा वाला है दैट इज छोटा आर, और ये टोटल ये वाली कैपिटल आर, ये अंदर वाली स्मॉल कैपिटल एच, और ये स्मॉल एच। वैसे अगर कोन की बात करें, कोन तो हमारे पास है ही एक होता है, हमें सॉलिड फॉलो नहीं करना, बट ये देख सकते हो, ये जो है दिस इज आर, ये जो है एच, और ये एल है हमारी। ठीक है, स्फीयर में यू नो गोल है, ये रेडियस है, बाकी इसमें कोई चीज यूज ही नहीं करी है। अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें, तो वो कुछ देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसे में ये जो है ये छोटा आर है, ये जो हो गया तुम्हारा वो कैपिटल आर हो गया, बाकी इसमें कोई और चीज यूज नहीं हुई है। वैसे ही अगर हेमिस्फीयर की बात करूं, तो हेमिस्फीयर इज समवट लाइक दिस, पूरा सर्कल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है हेमिस्फीयर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा रेडियस हो जाता है, इसमें और कुछ यूज नहीं किया। हेमिस्फेरिकल शेल में जो यूज चीज हुई है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेल कुछ हमारे पास ऐसा आता है। ठीक है, तो इसमें ये अंदर वाला आर, ये बाहर वाला आर, और बाकी कोई चीज यूज नहीं हुई है। तो दिस अभी मैं 1 सेकंड के लिए साइड होंगी, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगी उसमें टेबल की फॉर्म में नहीं है। तो अगर तुम्हें टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो आई विल बी गेटिंग अ साइड फॉर अ सेकंड, स्क्रीनशॉट इट एंड देन वी कैन गो ऑन, राइट? तो स्क्रीनशॉट इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर। ये नॉर्मल रेशियोज हैं जो 9th तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। Sin is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, cosecant is hypotenuse upon perpendicular, secant is hypotenuse upon base, tan is perpendicular upon base, cot is base upon perpendicular। इसके लिए तुमने काफी सारे तरीके भी याद किए होंगे, जैसा वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, देन cosecant secant cot। मैंने तो ऐसे याद किया था, यू कैन सी कि तुम्हें कौन से तरीके से याद है, ये तो तुमने 9th तक पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखनी है, साइन कोसेकेंट का उल्टा है, कॉस सेकेंट का उल्टा है, कोसेकेंट साइन का उल्टा है, सेकेंट कॉस का उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा है, और टैन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं, कॉट टैन का उल्टा है, और टैन को कॉस अपॉन साइन भी लिखा जाता है। अब परपेंडिकुलर कौन सी लेनी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी लेनी है, बेस कौन सी लेनी है, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑलवेज रिमेंबर राइट एंगल के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज। जो भी एंगल दिया है, अगर ये एंगल दिया है या ये एंगल दिया है, एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड जो भी बचेगी दैट विल बी बेस। उसके अलावा आइडेंटिटीज जो हमारे 10th के सिलेबस में है, जो यहाँ पे लगनी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अगर तुम्हें ये याद हो जाती है, तुम इससे बाकी आइडेंटिटीज भी बना सकते हो, या मैं तुम्हें उसके लिए भी सॉल्यूशंस दे सकती हूँ। अब जैसे सेकंड आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसे तुम दो तरीके से याद कर सकते हो। अगर तो तुम्हें आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, तुम्हें सिर्फ एक ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम इसे पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे। अगर तुम इसे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे क्या बनता है 1 साइन अपॉन कॉस tan, और 1 अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, या अगर तुम्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो यू कैन रिमेंबर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे, सचिन तेंदुलकर 1, सचिन प्लस तेंदुलकर इज इक्वल टू 1।
एक ही बंदा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसे तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, इस तरीके से कैसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था तुम्हें पहली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर तुम यहाँ पे सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें डायरेक्ट ये आइडेंटिटी भी मिल सकती है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद रखता तो तुम याद कर सकते हो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद करने की टेक्निक है कॉस्को बॉल। कॉस्को की बॉल्स आती हैं, अगर टेनिस वगैरह बाकी कोई भी बॉल आती है तो कॉस्को बॉल से तुम याद रख सकते हो कि कॉस्को से याद रख सकते हो कोसेकेंट और कॉट इकट्ठा था, सचिन तेंदुलकर से याद रख सकते हो कि सीकेंट और टैन एक साथ था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में तीन चीजें याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल या लाइन ऑफ साइट क्या है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल या लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जहां से तुम देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं कहूं इसे, अगर मैं बनाना चाहूं या, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। अगर तुम यहां से देख रहे हो और जहां को देख रहे हो, दिस इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो एंगल एलिवेशन का बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे है तो ये जो एंगल है वो डिप्रेशन का बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जहां से तुम देख रहे हो, अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर है हॉरिजॉन्टल के तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये भी बात याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोबेबिलिटी पहले करवाना चाहूंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को हम अभी करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्लास चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स के बाद। और स्टैटिस्टिक्स आई वांट यू ऑल की पूरी अच्छी तरीके से टेंशन लो, और उसके बाद नथिंग। स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पेपर के पहले देख रहे हो अभी ये वीडियो, तो लास्ट कुछ मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा फोकस से ध्यान रखना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और एक चीज याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी के जो भी वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज बी ईदर लेस देन इक्वल, या प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, उनके बीच की वैल्यू ही आएगी, या 0 होगी 1 होगी या उनके बीच का कोई भी वैल्यू। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले बात करेंगे मोड की। मोड होता है, मोड से याद रखना है मोड, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है वो हमारा मोड है। ठीक है, अब अगर तो कोई रैंडम डेटा दिया है बहुत सारा, उसमें से कहा है कि मोड निकालो, तो यू हैव टू फाइंड कि जो सा नंबर सबसे ज्यादा बारी आ रहा है दैट विल बी द मोड। उसके अलावा अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा या टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा जो भी दिया है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे, यहाँ पे ऐसे करके एक ग्राफ बनेगा, जहाँ पे तुम्हारी जो भी क्लास इंटरवल्स रहेंगी वो आ जाएंगी, और यहाँ पे जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज है उसके हिसाब से तुम्हें हिस्टोग्राम कुछ बना देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ ऐसा हिस्टोग्राम बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं ताकि तुम्हें समझ भी आए। ठीक है, कुछ ऐसा हिस्टोग्राम मैंने बना दिया। अब यहाँ से मोड निकालने के लिए जो सबसे बड़ा वाला बार होगा हिस्टोग्राम का, उसके इस कॉर्नर को इसके इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है और इसको इसके इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है। अब ये जो पॉइंट आया इसको तुम नीचे एक्सिस से ज्वाइन करोगे और ये जहां पे भी जाके मिलेगा दिस विल बी योर मोड। ठीक है, आई होप मोड समझ में आया। हिस्टोग्राम बनाना है, इसके हाईएस्ट के उसके पीछे वाले कॉर्नर के से ज्वाइन करना है, इसको इसके कॉर्नर से ज्वाइन करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना है एंड योर मोड विल बी देयर। उसके बाद
बात करते हैं मीन की। मीन के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पेपर में देखे गए हैं और आते भी सीधा सीधा 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन अगर तो नॉर्मल बहुत सारी टर्म्स दी हैं तो फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो सिंपल है। अब मीन को निकालने के लिए तीन तरीके की और भी चीजें होती हैं अगर टैबुलेटेड डेटा दिया हुआ है तुम्हें। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। अब इनमें से अगर मैं कहूँ तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बट हम तीनों की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड में तुम्हें क्या करना है, टेबल है, क्लास इंटरवल दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तुम्हें निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जैसे 0 to 5, 0 to 10, 10 to 20 दिया है। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 10, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, एक्स आ गया 5। वैसे 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, तो एक्स निकल आया। उसके बाद तुम्हें निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगी और जो भी एक्स होगा उसे मल्टीप्लाई करके तुम यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे करना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब जितनी भी सारी फ्रीक्वेंसीज है उसे करना है प्लस, फिर यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स करना है, ये वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। फिर तुम्हें मीन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी मीन का होगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन, इसमें क्या करना है, इसमें अगेन टेबल होगा, क्लास इंटरवल दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तुम्हें निकाल लेना है एक्स। एक्स कैसे निकाला था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब इसमें से ऑलमोस्ट सिमिलर सी कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है तुम्हें जो सेंटर में हो ऑलमोस्ट। अगर तो ऑड नंबर है तो तुम्हें सेंटर वाली पता लग जाएगी, अगर इवन है तो कोई भी सेंटर में दोनों में से कोई भी एक तुम ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें निकालना है डी। डी तुम कैसे निकालते हो, डी होता है एक्स माइनस ए। ये जो सेंटर वाली जो तुमने ली है ना, इसे तुम्हें मानोगे 0। ओके, ये जो सेंटर वाली ए है इसे तुम मानोगे 0 और एक्स में से माइनस ए कर करके यहाँ पे अपनी सारी डी की वैल्यूज लिखोगे, दैट इज एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद तुम करोगे एफ डी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे तुम निकालोगे सिग्मा एफ, यहाँ पे निकालोगे सिग्मा एफ डी और मीन का फॉर्मूला लगाओगे, दैट विल बी ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एग्जाम्पल से करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट समझना जरूरी है। इसका शॉर्टकट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इजीएस्ट एग्जाम्पल लूंगी ताकि ज्यादा टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, मेरा भी वेस्ट ना, आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तीन ही लिए मैंने यहाँ पे इजीली दिखाने के लिए तुम लोगों को। 5 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2 3 4 दी है, और x क्या निकालेंगे, x मैंने निकाल लिया 5 15 और 25। कैसे निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे d निकालना है, ये सेंटर वाले को मैंने मान लिया 0। 15 x माइनस a, ये a है ना हमारा, तो 15, 5 माइनस 15 माइनस 10, 25 माइनस 15 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद एफ डी निकालेंगे, माइनस 10 और माइनस 2, 2 माइनस 20, ये 0 और 10 और 4 40। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे जो कि 2 प्लस 3 5, 5 और 4 9, और यहाँ पे सिग्मा एफ डी करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जो कि ए मतलब 15, एफ डी क्या है 20, एफ क्या है 9। इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा मीन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये पेपर में ज्यादातर स्टेप डेविएशन मेथड ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इसमें भी क्या है, टेबल होगा, क्लास इंटरवल दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40।
एंड 40 से 50, ठीक है। आई एम मेकिंग इट कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इजिली मैं भी आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी दी है, मान लो 2 3 4 5 6, सिंपल फ्रीक्वेंसी ली है मैंने यहाँ पे भी। फिर x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, अगेन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैंने x निकाल लिया। उसके बाद तुम्हें x के बाद निकालना है यहाँ पे d, अगेन d निकालने के लिए क्या किया, सेंटर वाले को एज्यूम किया 0, एक सेकेंड 35 या ओके नो 25 15 है ये, ओके। सेंटर वाले को एज्यूम किया 0, उसके बाद 15 माइनस 25 माइनस 10, 5 माइनस 25 माइनस 20, 10 20 ऐसे निकाल लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी है, दैट इज टी। टी क्या होता है, टी होता है डी डिवाइडेड बाय एच। एच या इसे हम आई कह देते हैं। आई इज द, इसकी कितनी हाइट है, विड्थ या हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, कितने का डिफरेंस है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का। तो माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, टी निकल आया। तो इसके बाद आपको निकालना है एफ टी। एफ टी में 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 0 5 12, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें सिग्मा एफ करना है। सिग्मा एफ क्या होगा यहाँ पे, 5 5 10 10 एंड 10 20। सिग्मा एफ टी करना है तुम्हें, एफ टी कैसे निकलेगा, 7 एंड यहाँ पे 5 टू 17 10, ये 10 आ गया एफ टी। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला जो है दैट विल बी ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये हमने पहले डिस्कस किया। ए क्या माना था हमने 25 प्लस एफ टी क्या निकला है 10, एफ क्या निकला था 20 इंटू हाइट क्या थी 10, तो यहाँ से ये कट गया, ये 5, 25 प्लस 5 30 हो गया हमारा मीन, ठीक है। तो ऐसे करना है। अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो सकता है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने बहुत फास्ट फास्ट समझाया है। एक बारी रिपीट पे वीडियो देखना, ये वाला पार्ट श्योरली समझ आएगा। नहीं समझ आए कमेंट डाउन, अभी के अभी मैं एक अलग से वीडियो सिर्फ मीन स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर के मीन पे डाल दूंगी, बट आपको मेरे को बताना है कि इफ यू नीड इट और नॉट, ठीक है। कमेंट करो एंड आई विल गिव देयर फॉर यू। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज मीडियन। उसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट, योर सिलेबस कंप्लीट एंड आई विल विश यू बेस्ट फॉर द एग्जाम। So the last topic for today, that is median. Median जो हम कह रहे हैं, median is basically the middle value जो भी डाटा की आपको दी गई है। अगर तो कुछ रॉ डाटा है तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में इसे आपको अरेंज करना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप किसी भी चीज में कर सकते हो अगर आप मीडियन फाइंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर थिंग कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो यू विल यूज द फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, टूथ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए ये कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7, मेरे पास यहाँ पे 8, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। उसके बाद ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है, व्हाट आई विल डू, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे क्या होगा, मेजरली कौन बच्चे क्या लिख के आएंगे, 4 लिखाएंगे नंबर, बट हमें ये याद रखना है दैट इट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, मतलब मीडियन हमारा 5 है आंसर यहाँ पे, ठीक है। और ये नहीं है कि जो भी डाटा दिया उसकी फोर्थ टर्म ले लेनी है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके फिर लेनी है अगर रॉ डाटा दिया गया है। ऐसे ही अगर इवन नंबर इवन है हमारा n, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है n बाय सेकेंड टर्म, n प्लस 1 बाय सेकेंड टर्म डिवाइड बाय 2। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 6 टर्म्स है, n इज 6, तो सबसे पहले n बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय
2 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करना है टोटल। 6 बाय 2 3 एंड हाँ 6 बाय 2 3 और यहाँ पे ऐसे 1 है, ठीक है। तो n प्लस 2 3 प्लस 2 4, 3 और 4 डिवाइड बाय 2। अब ये 3 और 4 फोर्थ टर्म लेंगे, तो थर्ड टर्म 4 5, 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 4.5 विल बी द मीडियन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। उसके बाद ये तो हो गया रॉ डाटा का, इसमें फॉर्मूला लगाया, यूज किया, सिंपल, डन। उसके बाद आ जाता है टैबुलेटेड डाटा। टैबुलेटेड डाटा में जब भी मीन फाइंड करना है, यू हैव टू राइट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखनी है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके आएगी। बेसिकली 2 to 3, मतलब मान लो आप क्या कहते हैं, कुछ ऐसा 3 4 5 6, ठीक, 2 to 3 में 2 ऊपर आ गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14। तो यहाँ पे आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब जब एक बार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई ना, उसके बाद आपको देखना है एंड वाला नंबर कौन सा है। एंड इज 14, मतलब एंड क्या हो गया हमारा 14। अब 14 के हिसाब से इवन के टर्म में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाले फॉर्मूले से हमारा जो आंसर है दैट विल बी समवट अबाउट 7 प्लस 8 टर्म का डिवाइड बाय 2, ठीक है, दैट इज 7.5 टर्म। अब 7.5 तो यहाँ पे आपको नहीं मिला, 7.5 से छोटा क्या है? 5 है। 5 है नहीं, 5 तो 7.5 से मिलता नहीं, लेकिन 9 के यहाँ 9 7.5 से बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे नंबर कौन सा है? 9, मतलब 9 के सामने वाला जो भी नंबर होगा दैट इज 5, यहाँ पे हमारा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अगर सिंगल टैबुलेटेड डाटा दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर नंबर दिए हैं। अब ये ना क्लास एंड इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया हो तो उसमें आप कैसे करोगे? क्योंकि क्लास इंटरवल में तो जैसे अगर मैं इसी को क्लास इंटरवल में चेंज करूं तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 मान लिया। तो अगर यहाँ पे अगर 9 आ भी रहा है तो मेरे को कौन क्या पता कि 20 और 30 में से कौन सा वाला पॉइंट आएगा, ये हमें नहीं पता ना कि 20 से 30 में से कौन सा नंबर है जो मीडियन बनेगा। इसके लिए इसे निकालने के लिए वी यूज ओजीव, जो कि हमारा लेस देन ओजीव है हमारे सिलेबस में, या इसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है? आपको बनाना है एक ग्राफ पेपर पे, नीचे आप लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, और क्योंकि लेस देन ओजीव हमारे सिलेबस में है तो क्लास इंटरवल की सिर्फ अपर लिमिट्स हम नीचे लेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट की लोअर लिमिट लेनी है, बाकी सबकी ओनली अपर लिमिट 0, 10, 20, 30 एंड 40 अपर लिमिट्स। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे लेना है 2, 5, 9, 14। तो आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब 5 का टेबल ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। जो भी आपको दिया हुआ उसके हिसाब से आपको इसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, अनलेस एंड अनटिल गिवन है कि इतना का गैप लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 10 पे देखो 2 है तो 2 पे मार्क किया, 20 पे हमारे पास 5 पे मार्क किया, कुछ ऐसा 9 पे मार्क किया ऐसे, एंड देन 14 पे मार्क किया ऐसा। और इसको फ्री हैंडली हम ज्वाइन कर देंगे। जब फ्री हैंड से ज्वाइन किया तो एंड को इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, अब हमें बताना है इसका मीडियन। मीडियन हमें यहाँ पे 14 था एन, तो मीडियन क्या है? इस ग्राफ के टाइम पे अगर मीडियन निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट n/2 मेथड फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर इवन है, ऑड है तो n+1/2। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला की यूज नहीं करना। अगर ओजीव से निकाल रहे हो मीडियन तो डायरेक्ट n/2 लगा सकते हो, क्योंकि आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, एक आधे छोटे से पॉइंट का फर्क पड़ता है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। तो n/2 मतलब 7th टर्म। अब यहाँ से आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ से 7th टर्म को ढूंढना है, दैट इज समवट बिटवीन, यहाँ पे इसको जाकर यहाँ पे अपने इस ग्राफ पे ज्वाइन करना है और यहाँ पे नीचे ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी योर मीडियन,
उसके बाद बात करते हैं क्वार्टाइल रेंजेस की। क्वार्टाइल क्वेश्चंस इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आ सकते हैं। क्वार्टाइल इज लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, सेमी क्वार्टाइल, ये चीजें हमें बात करनी है। मिडल मीडियन इज सेंटर वाइड टर्म। अगर हम लोअर क्वार्टाइल की बात करते हैं, लोअर क्वार्टाइल अगर तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इट विल बी n+1/4। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो डायरेक्ट n/4 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 3n+1/4, ठीक है। और अगर अपर इवन है तो 3n/4, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए आप फॉर्मूला ही याद रख लो तो ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद वी हैव हियर एक चीज कहते हैं जिसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू। ये याद रखना, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। एंड द वेरी लास्ट थिंग दैट इज व्हाट इज सेमी क्वार्टाइल। सेमी क्वार्टाइल जो है दैट इज इंटर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड नो या interquartile range divided by 2 is semi quartile. I hope it's clear. इसके साथ ही we have completed the one short crux video of class 10 ICSE mathematics. It took us around 110 minutes and I believe कि ये 110 minutes अगर आपने बहुत फोकस से देखा है तो you can definitely score good marks in your exam. I wish you all the best if you're watching this one day before your exam or any time. I wish you all the best for your future, your boards, and I know you are going to rock it. And please do let me in the comment section. Do let me know कि तुम आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऐसे one shot crux videos चाहिए जिससे आपकी preparation easy हो सके. And please hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel because इस वीडियो को बनाने में I have been speaking for 3 hours continuously. आपको 2 घंटे की वीडियो दिख रही है बट पीछे इसके जो मेहनत है एंड जो कंटिन्यूएशन है दैट इज ऑलमोस्ट फॉर 3 आवर्स। एंड उससे पहले इस वीडियो को बनाना एंड क्रिएटिंग ऑल ऑफ दैट प्लानिंग स्टफ टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी इसको एडिट करने में भी टाइम लगेगा। सो आई होप मेरी इतनी मेहनत विल हेल्प यू एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। I wish you all the best, very best for your future, your exams, for everything, and you will rock it. Please hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel. Bye bye. I'll see you guys in the next one. Bye guys.